बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल बटर गुरुजी में। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, आपका अगला टॉपिक इसमें आता है ईथर। तो ईथर का जो क्वेश्चन आता है ये दीर्घ में आता है और आपका ये 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, जिसमें कि आपसे पूछा जाता है कि ईथर को बनाने की प्रयोगशाला विधि लिखिए या फिर विलियमसन संश्लेषण विधि के द्वारा ईथर किस तरीके से बनाया जाता है। साथ ही साथ में इसमें आपसे रासायनिक गुण भी इसके पूछे जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं अब इसके बनाने की विधि को। स्टेप बाय स्टेप इसकी पूरा ही कंप्लीट टॉपिक हम देखेंगे। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने साथियों में शेयर जरूर करिएगा, तो जिससे कि आपके साथियों को भी इसका फायदा मिल सके। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी प्रयोगशाला विधि की। प्रयोगशाला विधि में होता क्या बच्चों कि हम लेते हैं एथिल अल्कोहल C2H5OH। तो एथिल अल्कोहल की हम अभिक्रिया कराएंगे H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल। तो इसके साथ क्रिया करने पर ये जो H2 है ये निकल जाएगा। टेम्परेचर का इसमें जरूर ध्यान रखना है, टेम्परेचर 140 डिग्री सेंटीग्रेड ही होना चाहिए। तो इससे क्या बनेगा आपका C2H5HSO4। तो इससे आपका ये कंपाउंड बन जाएगा। अब आगे क्या करेंगे कि ये जो हमारा कंपाउंड बना है C2H5HSO4, इसे कहते हैं हम एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या है ये? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। इसमें हम डाल देंगे अल्कोहल HOC2H5। हमने रिपीट इसमें जो शुरू में अल्कोहल लिया था, फिर से हमने इसमें एथिल अल्कोहल डाल दिया, एथिल अल्कोहल। तो इसका जो टेम्परेचर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका टेम्परेचर 140 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसे आपको याद रखना है। तो जब एथिल अल्कोहल इसमें डालते हैं तो एथिल अल्कोहल का हाइड्रोजन एथिल हाइड्रोजन सल्फेट के हाइड्रोजन सल्फेट से क्रिया करता है, मतलब कि H2SO4 जो हमने इसमें डाला था, ये H2SO4 यहाँ निकल जाएगा और आपका क्या इसमें रह जाएगा C2H5O C2H5, जिसे हम कहते हैं डाई एथिल ईथर। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं बच्चों। कभी कभी आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं अगर ऐसे लिखा हुआ आता है तब। तो इस तरीके से हम प्रयोगशाला में से बना लेते हैं कि जब एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 के साथ 140 डिग्री सेंटीग्रेड पर कराते हैं तो अब इसमें आपका H2O निकल जाता है और एथिल हाइड्रोजन सल्फेट इसमें आपका बन जाएगा। अब एथिल हाइड्रोजन सल्फेट में एथिल अल्कोहल फिर डाला गया तो एथिल अल्कोहल का हाइड्रोजन और इसका हाइड्रोजन सल्फेट इसके साथ क्रिया कर H2SO4 बन जाएगा और ये पूरा कंपाउंड इसमें आकर जुड़ जाएगा, जिससे कि आपका इसमें बन जाता है डाई एथिल ईथर। और टेम्परेचर इसका जरूर ध्यान रखिएगा 140 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये थी इसकी प्रयोगशाला विधि। अब बात करते हैं इसकी विलियमसन संश्लेषण विधि का, जो कि नाम से भी पूछा जाता है। विलियमसन संश्लेषण विधि द्वारा क्या चीज? डाई एथिल ईथर। ये आपसे क्वेश्चन में कहा जाएगा कि विलियमसन संश्लेषण विधि द्वारा डाई एथिल ईथर को बनाइए। तो इसमें बनाने की विधि क्या आती है आपकी कि इसमें हम लेते हैं सोडियम एथोक्साइड C2H5ONA। ये कहलाता है सोडियम, क्योंकि इसमें क्या है? सोडियम। ठीक है, फिर इसका नाम होता है एथोक्साइड, सोडियम एथोक्साइड। इसमें फिर हम डालते हैं
एथिल C2H5I, एथिल आयोडाइड। एथिल आयोडाइड, इसके साथ हम क्या करेंगे, इसे गर्म कर देंगे। तो गर्म करने पर क्या है कि इसका जो सोडियम है और इसका जो आई है, इसमें जो ये प्रेजेंट आपका सोडियम और इसमें जो ये प्रेजेंट आई, ये इसके साथ क्रिया करेगा NaI, और ये पूरा कंपाउंड इसकी जगह आकर जुड़ जाएगा, जिससे कि क्या बनेगा आपका डाई एथिल ईथर C2H5O C2H5 प्लस NaI, इसे हम कहते हैं डाई एथिल ईथर। तो इस तरीके से ये इसमें बन जाता है। तो बच्चों इसकी ये दो विधियां थी, दोनों विधियां इंपोर्टेंट है आपकी। एक तो आपकी लैब मेथड था और एक आपका ये विलियमसन संश्लेषण विधि के द्वारा एथिल को डाई एथिल ईथर को बनाया जाता है। तो जो प्रयोगशाला विधि थी, प्रयोगशाला विधि आपने अल्कोहल में उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में भी पढ़ा होगा। आप वीडियो देखिएगा अल्कोहल की, उसमें मैंने आपको उसे समझाया है, उसमें याद हो गया तो समझिएगा कि आपको डाई एथिल ईथर की प्रयोगशाला विधि याद हो गई। और ये विलियमसन संश्लेषण इंपोर्टेंट है, ये नाम से भी पूछी जाती है कि विलियमसन संश्लेषण विधि लिखिएगा। अब चलिए बात करते हैं इसके भौतिक गुण की। भौतिक गुण क्या है, डाई एथिल ईथर जो होता है एक विशेष प्रकार की गंध रखता है, जो कि हल्की सी मीठी होती है, और इसके साथ साथ ये जल में विलय होता है और कार्बनिक ग्लाइको में अधिक विलय होता है। जल में तो यह बहुत ही कम विलय तो होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में विलय होता है, अल्प मात्रा में। लेकिन जो कार्बनिक विलायक है, जैसे कि आपका अल्कोहल है, तो उसमें ये ज्यादा विलय होता है। और साथ ही साथ में ये एक रंगहीन और वाष्पशील पदार्थ होता है। अब चलिए बात करते हैं इसके रासायनिक गुण की। तो रासायनिक गुण देखिएगा किस तरीके से आते हैं। तो बच्चों ऐसा है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें एक एक नंबर के क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं, क्या होता है जबकि कैसे प्राप्त करेंगे। साथ के साथ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि जो भी आपकी नई वीडियो बनाए उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम पहुंच जाए। और ये आप देख रहे होंगे, ये मेरी है इंस्टाग्राम आईडी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आपका है तो आप इस आईडी पर आकर मेरे से बात कर सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की, रासायनिक गुण की, कि रासायनिक गुण क्या होते हैं इसके। सबसे पहले रासायनिक गुण इसका आता है जल अपघटन। जल अपघटन का मतलब क्या है, हमें इसकी जल के साथ अभिक्रिया करानी है। जैसे कि ये देखना आप C2H5 का होल ट्वाइस O, इस प्रकार से भी हम लिख लेंगे। और इसमें क्या करेंगे हम HOH, इसे डाला और इसे डालने पर इसमें लेते हैं हम उच्च ताप और दाब और तनु H2SO4, मतलब कि इसमें हम तनु H2SO4 ले लेते हैं। अब इसमें एक चीज देखिएगा, जल अपघटन करा रहे हैं, ये इस तरीके से हमने लिख लिया, इसका मतलब तो वही है C2H5O C2H5। तो यहाँ जो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ के जुड़ गया इसके साथ, ठीक, और जो OH बचा था आपका वो इसके साथ आ गया, तो दो मोल बन गए C2H5OH C2H5OH। तो क्या बन गया इससे, ये इससे आपका बन गया एथिल अल्कोहल। तो इस तरीके से जल अपघटन कराने पर इससे आपको प्राप्त हो जाएगा एथिल अल्कोहल। ध्यान रखिएगा, जल अपघटन का मतलब होता है कि जल के साथ इसकी हम क्रिया कराते हैं। अब अगली रिएक्शन हम इसकी कराते हैं तनु, इसकी अगली रिएक्शन कराएंगे सांद्र H2SO4 के साथ।
SN4 मतलब क्या है इसमें कि यहाँ 2H2SO4 तो और यहाँ क्या है हमारा C2H5O C2H5O। इसमें जो आपका कंपाउंड बनेगा वो बनेगा 2C2H5HSO4। ठीक, अब ये देखिएगा इसमें कि एक ये ठीक और एक ये दो हो गए 2C2H5 और इसके साथ ये जो हमारा था HHSO4 दो मोल थी यहाँ, तो इसकी जो कंप्लीटली दो मोल है ये इसके साथ आकर जुड़ गए क्योंकि HSO4 तो कंपाउंड क्या बन गया हमारा 2C2HSO4। अब यहाँ पर क्या बचा हमारा 2H और ये जो 2H है किससे क्रिया करेगा आपका ऑक्सीजन से, तो इस ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन दे देगा जिससे कि आपका क्या बन जाएगा प्लस H2O जल का मोल इसमें से निकल जाएगा। तो इस तरीके से जब हम SN4 के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं तब आपका एथिल हाइड्रोजन सल्फेट इसमें बन जाएगा। तो इस तरीके से रिएक्शन आपकी आती है। तो समझ में आ गई होगी, यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लेना। अब बात करते हैं इसकी तीसरी रिएक्शन की। अगली रिएक्शन आती है आपकी HI से अभिक्रिया। HI से अभिक्रिया, HI से अभिक्रिया कराने पर ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन इसकी बहुत पूछी जाती है, बोर्ड में काफी आती है। HI से अभिक्रिया बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफी पूछी जाती है। तो इसमें जो आपका आता है HI के साथ हम अभिक्रिया कराएंगे तो देखिएगा किस तरीके से इसकी रिएक्शन होगी। C2H5O C2H5 ठीक, इसमें क्या करा हमने डाल दिया HI हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक, सिंपल सा है, बहुत आसान है। देखिए इसमें क्या हुआ कि ये जो है यहां से ब्रेक हो गया, यहां से टूट गया, ये इन दोनों में टूट गया। ठीक, ये जो हाइड्रोजन है इसके साथ आ गया और ये जो I है इसके साथ आ गई। ठीक, तो इसके साथ क्या बन गया ये C2H5OH, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ आ गया तो इसलिए C2H5OH और ये I इसके साथ आ जाएगा तो क्या बन जाएगा C2H5I। मतलब क्या है एथिल एल्कोहल और एथिल आयोडाइड इससे आपका बन जाता है। अगर हम इसी को HI के साथ अभिक्रिया कराएं लेकिन इसमें गर्म अवस्था में, इसमें अवस्था पूछी जाती है गर्म अवस्था पर, अगर हम इसकी गर्म अवस्था पर अभिक्रिया कराएंगे तब क्या बनेगा तो देखिएगा इसमें C2H5O, यहां जो है हम HI के मोल दो लेंगे, ये हो जाएगा 2HI। ठीक, इसके साथ जब हम अभिक्रिया कराएंगे तब ये जो है आपका हाइड्रोजन, ये जो दोनों हाइड्रोजन है H2 इस ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेंगे, क्या बन जाएगा, अगर दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन होता है तब इसमें से H2O मतलब कि जल का मोल आपका निकल जाएगा, यहां से आ जाएगा H2O। अब यहाँ पर क्या बचा आपका C2H5 और एक दो आयोडीन के मोल बचे हैं तो क्या हो जाएगा, इससे बन जाएगा 2, एक C2H5 ये हो गया, एक ही हो गया तो कितने हो गए 2 C2H5। ठीक, और 2 I यहाँ पर है, ये पूरे इसके साथ आकर जुड़ जाएगा जिससे कि आपका एथिल आयोडाइड इसमें बन जाएगा। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों क्योंकि ये काफी पूछी जाती है इसमें, और क्या होता है जबकि में भी काफी आता है। तो इसीलिए देखिएगा अगर नॉर्मली हम रिएक्शन इसमें करा रहे हैं तब आपका एथिल अल्कोहल और एथिल आयोडाइड बना है, फिर यदि हमने इसे गर्म अवस्था पे रिएक्शन कराई है इसकी तब हमारा एथिल आयोडाइड प्लस H2 इसमें बन जाता है। अब चलिए इसकी बात इसकी रिएक्शन हम कराते हैं PCl5 से। PCl5 से रिएक्शन तो आप करा ही सकते हैं क्योंकि आपको मेथड इसका बताया ही था कि किस तरीके से इसमें रिएक्शन होती है और किस तरीके से इसके कंपाउंड बनते हैं। तो देखिए इसमें रिएक्शन क्या होती है, C2H5O C2H5 प्लस और PCl। ठीक,
अब इसमें जो आपकी रिएक्शन आएगी वो आएगी, क्योंकि यहाँ पर देखो आप दो तो ये हो गए, एक Cl इसके साथ जाएगा और एक Cl इसमें इसके साथ जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, P बचा, एक ऑक्सीजन बची और 3 Cl बची, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर 2C2H5Cl। ठीक, 1 2 और 2 Cl हमने यहाँ से ले ली, एथिल क्लोराइड प्लस हमारे क्या पास क्या रहा, एक फास्फोरस एक ऑक्सीजन और यहाँ क्या रही 3 Cl, तो 3OCl3। तो इस तरीके से ये इसकी रिएक्शन हो जाएगी, जिसका नाम होता है ये एथिल क्लोराइड और फॉस्फोरिल क्लोराइड। POCl3 कहलाता है आपका फॉस्फोरिल क्लोराइड। तो इस तरीके से इसकी रिएक्शन हो जाती है। अब बात करते हैं अगली रिएक्शन की, जो कि आती है एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। एसिटिल क्लोराइड CH3COCl से अभिक्रिया, इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो एसिटिल क्लोराइड, एसिटिक अम्ल होता है CH3COOH, उसमें से OH जब हटा देते हैं तब आपका आ जाता है Cl, तब हम उसे कहते हैं एसिटिल क्लोराइड। इसके साथ जब अभिक्रिया कराते हैं, और ये अभिक्रिया होती है आपकी AlCl3 निर्जल, इसकी उपस्थिति में होगी। निर्जल का मतलब होता है एनहाइड्रस, और इसकी उपस्थिति में हम क्या करते हैं, इसे गर्म कर देते हैं। ये ट्रायंगल जो आपको दिख रहा है ये गर्म का सिंबल है। तो इसमें क्या होगा कि जो आपका ये Cl है, देखिएगा यहां से ये C2H5 और ये जो Cl है ये इसके साथ क्रिया करेगा। ठीक, बाकी आपका क्या बचा CH3CO और C2H5, तो इसमें ये पूरा कंपाउंड जाकर जुड़ जाएगा। या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये आ गया आपका C2H5O C2H5 प्लस ClCOCH3। तो इसमें क्या हुआ कि ये जो आपका है ये पूरा निकल गया। ठीक है, C2H5Cl, अब यहाँ क्या है CH3COO C2H5, इसे हम जोड़ के लिख देंगे। तो यहाँ जाएगा आपका CH3COO C2H5 प्लस C2H5Cl, इसे कहते हैं हम एथिल एसीटेट, एथिल एसीटेट। तो इस तरीके से ये इसके साथ रिएक्शन होती है, ये और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपकी। एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया और TCl5 के साथ अभिक्रिया इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इजी रिएक्शन है। अब अगली जो रिएक्शन आती है एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया, ये आपकी लास्ट रिएक्शन है इस टॉपिक की और बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एसिटिक एनहाइड्राइड से क्वेश्चन जो आपका बनता है इस तरीके से बनेगा। तो बच्चों इसकी जो अगली रिएक्शन आती है एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया आती है। और इससे पहले मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि इससे पहले जितनी भी वीडियो आपकी बनी है 12th की भी 10th की भी, उन सब के लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और जिसमें कि पूरा आप वीडियोस को देख सकते हैं। और कहीं भी अगर आपको प्रॉब्लम है और आप मेरे से बात करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करिएगा, वहां आपके जो भी क्वेश्चन होगा तो मैं उसका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगी। तो इसीलिए आप पहली वीडियो भी जरूर देखिएगा, जिससे कि आपको अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो अब चलिए बात करते हैं इसकी अगली रिएक्शन की, जो कि एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया होती है। एसिटिक एनहाइड्राइड जिसका फॉर्मूला होता है CH3CO का होल ट्वाइस O, इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं COCH3COO। ये होता है एसिटिक एनहाइड्राइड और हम रिएक्शन किससे कराते हैं, डाइएथिल ईथर से, इस तरीके से C2H5। इसके साथ हम अभिक्रिया कराते हैं जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में, हम इसे गर्म करेंगे। तो गर्म करने पर क्या होगा कि ये जो हमारे मोल्स हैं, ये जो हाइड्रोजन, ये तो हमारे हो गए C2H5, ये हो गया आपका C2H5। ठीक, 1 2 मोल इसके आ गए CH3CO, ये आपका हो गया O। अब यहाँ जो है आपका CO, अगर हम इसको देखें तो हमारा ये कहाँ से टूटेगा, ये यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और ये जो आपका है ये इसके साथ चला जाएगा तो COO में आ जाएगा।
इस तरीके से हो जाएगा CH3COO C2H5। अगर हम देखा तो इसकी जो मोल्स है सिमिलर है, यहाँ भी C2H5 C2H5 और COO C2H5, तो इससे क्या होगा कि आपकी ये 2 मोल इसमें आ जाएंगे। तो इसीलिए जब हम डाई एथिल ईथर की एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया कराते हैं ZnCl2 की प्रेजेंस में गर्म करेंगे, तब आपका इससे एथिल एसीटेट बन जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफी पूछी जाती है। तो इस टॉपिक में आपके जो केमिकल रिएक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, वह है हाइड्रोजन आयोडाइड से अभिक्रिया, PCl5 से अभिक्रिया और आपका एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया और एसिटिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। ये रिएक्शंस आपकी पूछी जाती हैं। अब बात करते हैं इसके उपयोग की। तो डाई एथिल ईथर का जो हम यूज करते हैं, तेल, वसा, रेजिन, इन सबके ब्लाइकों में इसका प्रयोग किया जाता है और इसका जो सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है शल्य चिकित्सक में भी किया जाता है। शल्य चिकित्सक का मतलब है कि हॉस्पिटल में और मेडिकल लाइन में इसका प्रयोग करते हैं और इसका प्रयोग किया जाता है बेहोशी की दवाई के रूप में। और साथ ही साथ में इसका जो यूज करते हैं बिलाई के निष्कर्षण में। जैसे कि आपने देखा कि हमने इसकी अभिक्रिया कराई तो हमारा कहीं अल्कोहल प्राप्त हुआ, कहीं एथिल एसीटेट प्राप्त हुआ, तो क्या हुआ कि इससे हम दूसरे अवयव भी प्राप्त, दूसरे कंपाउंड भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो इसमें एक क्वेश्चन आपका ये होता है कि ईथर की शुद्धता का परीक्षण हम कैसे करेंगे। इसका आंसर आपको बहुत सिंपल सा देना है। इसका आंसर ये आता है कि ईथर की जो शुद्धता है उसका परीक्षण करने के लिए हम इसमें पोटेशियम आयोडाइड विलयन का प्रयोग करते हैं। यदि पोटेशियम आयोडाइड विलयन को इसमें डाला जाता है तब इसमें से आयोडीन मुक्त होती है। जब आयोडीन मुक्त होगी तो इसका अर्थ यह है कि इसमें ईथर हाइड्रोजन पेरोक्साइड की अशुद्धि उपस्थित है, तो इसीलिए इसकी शुद्धता की पहचान कर सकते हैं। और जो शुद्ध ईथर होगा उसमें पोटेशियम आयोडाइड विलयन डालने पर आयोडीन जो होती है वो मुक्त नहीं होती है। तो इस तरीके से इसका आंसर आप दे देंगे। तो इसी तरीके से आपका टॉपिक कंप्लीट होता है ईथर। और चलिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे कि सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। तो इसी तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।